Assalamu alaikum everyone. So in this video we will be doing our first example of inverse kinematics. पहले आप इस बात का ख्याल रखें कि जो इन्वर्स काइनेमेटिक्स के मेथड्स हैं वो बहुत वेरिड होते हैं. कोई इसका सिंपल सा रूल नहीं है. जैसे जो फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स थी उसमें तो आपके पास रूल था डीएच कन्वेंशन का. यू कैन अप्लाई डीएच कन्वेंशन ऑन एनी रोबोटिक सिस्टम. बट इन्वर्स काइनेमेटिक्स इज मच मोर डिफिकल्ट. इसमें वेरिड मेथड्स हैं. कुछ मेथड्स हम करेंगे, कुछ मेथड्स सिर्फ हम देखेंगे क्योंकि वो शायद पॉसिबल ना हो बगैर मैटलैब वगैरह के करना. तो जो पहला मेथड है इट्स कॉल्ड एज इनवर्स पोजीशन अ ज्योमेट्रिक अप्रोच. और ये ज्योमेट्री के थ्रू हम सॉल्व करते हैं सिस्टम को. तो अ बिट ईजियर मेथड और ये इस्तेमाल हो सकता है. तो पहला मेथड हम जो है वो उसमें 2-3 एग्जाम्पल्स करेंगे हम. तो पहली एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी वेरी इजी सिस्टम जिसमें सिर्फ दो ही मोटर्स हैं आपके पास. तो एक रेवोल्यूट जॉइंट है θ1 एंड द अदर वन इज योर प्रिज्मेटिक जॉइंट. ठीक है, एक वेरिएबल आपका θ1 है, सेकंड वेरिएबल इज योर a2. सो यू नीड टू फाइंड द इनवर्स काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ दिस सिस्टम. लेंथ सारी गिवन है आपके पास. अच्छा, इनवर्स में करना क्या है फिर हमें यहाँ पे दो इनवर्स काइनेमेटिक्स इक्वेशन चाहिए होंगी बिकॉज दे आर टू जॉइंट्स. तो θ1 वी नीड टू राइट θ1 in terms of d1, d2, d3 and x, y, z coordinates of this end effector. Similarly, we need to write a2 as a function of d1, d2, d3 or x, y, z components coordinates of this end effector. तो ज़रूरी नहीं कि θ1 के अंदर तमाम ही टर्म्स आ रही हों. इट डिपेंड्स कि क्या 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 जो टर्म्स हैं वो θ1 को अफेक्ट कर रही हैं. सिमिलरली कौन कौन सी टर्म्स हैं जो a2 को अफेक्ट कर रही हैं. तो ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम टर्म्स आ रही हों, बट इट विल बी अ कम्बिनेशन. पहला स्टार्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली आपने कोऑर्डिनेट फ्रेम्स डिफाइन करने हैं. तो पहला जो और कोऑर्डिनेट फ्रेम अगेन डिफाइन करने की डिज़ाइन दिखाने के लिए यहाँ पे यू मस्ट यूज़ द डीएच कन्वेंशन. वो तो आपने यूज़ करना ही है क्योंकि चाहे फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स हो चाहे इनवर्स काइनेमेटिक्स हो, दोनों से आंसर तो एक ही आना चाहिए आपका, चाहे आप फॉरवर्ड जाएँ या आप रिवर्स आएँ. तो फॉर दिस आपके कोऑर्डिनेट्स जो है वो मैच करना चाहिए. तो पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने सिंपली शो कर दिया, जीरो कोऑर्डिनेट फ्रेम जो कि मोटर के ऊपर ही है. The second coordinate frame has to be in the intersection of these two lengths d1 and d2. Why? हम इस कोऑर्डिनेट फ्रेम को यहाँ पर जो आपके पास प्रिज्मेटिक जॉइंट है वहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि अगर हम यहाँ लेंगे तो जो आपका डीएच कन्वेंशन था वो पूरा नहीं होगा. डीएच कन्वेंशन की जो कंडीशन थी क्या थी कि x1 मस्ट इंटरसेक्ट z0 एंड x1 हैज़ टू बी परपेंडिकुलर टू z0. तो अगर ये एक्सिस यहाँ पर होता तो ना x1 z0 को इंटरसेक्ट करता, परपेंडिकुलर तो शायद फिर भी हो जाता क्योंकि अगर हम साइड व्यू से देखते हैं, लेकिन वो इंटरसेक्ट कभी नहीं करता. तो फॉर बोथ डीएच कंडीशन टू सेटिस्फाई यही एक पॉसिबिलिटी है जहाँ पे हम अपना कोऑर्डिनेट फ्रेम 1 को स्टेब्लिश कर सकते हैं. एंड द लास्ट कोऑर्डिनेट फ्रेम इज जस्ट कोऑर्डिनेट फ्रेम 2 जो कि एग्जैक्टली इसका रेप्लिका ही हमने वहाँ पे ले लिया क्योंकि यहाँ पे मोटर तो है नहीं, सिर्फ एंड इफेक्टर है. तो यू कैन यूज द सेम सिस्टम जो कि आपने लास्ट मोटर के लिए या लास्ट जॉइंट के लिए लिया है. अच्छा, अब यहाँ पे हम सिस्टम की ज्योमेट्री की बात करेंगे. तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, अगर हम इस पर टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं अपना सिस्टम का तो वो कैसा होगा. तो पहले एक बात का ख्याल रखना है आपने, क्योंकि आप जनरल इक्वेशन बना रहे हैं तो आप θ1 की वो इक्वेशन निकालेंगे जो तमाम एंगल्स पे सेटिस्फाई करे. आपने a2 की वो इक्वेशन निकालनी है जो तमाम मूवमेंट के ऊपर सेटिस्फाई करे. जनरल इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अभी सिस्टम गिवन है यहाँ पे ना θ1 इज 0 एंड a2 इज 0. तो हमने कभी भी θ1 या जो भी वेरिएबल है उसको 0 रख के सॉल्व नहीं करना है क्योंकि अगर हम θ1 0 ही है तो फिर तो कोई इक्वेशन ही नहीं बन सकती ना. तो इट्स 0. तो θ1 एक तो 0 ना हो, 90 ना हो, 180 ना हो क्योंकि 90 पे अगेन जो है वो कई टर्म 0 हो जाएंगी साइन, तो वो अगेन आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा. और सिमिलरली 180 भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो आपने कहीं बीच में कुछ वेरिएबल रखना है. इट कैन बी 30 डिग्री जो भी हो सकता है. तो अभी हमने एक एंगल दे दिया इसको कि अगर ये मोटर जो है कुछ रोटेट होती है, ठीक है, तो वो किस पोजीशन पे होगी. तो हमने ये एंगल है दिस इज योर थीटा. तो दिस इज योर थीटा. तो ये लेट सपोज थीटा कुछ भी है, कोई एक्यूट एंगल है ये, तो एक्यूट एंगल ही रखिएगा. तो ये आपका θ1 आ गया. लेट्स जो नेक्स्ट है वो आपका ये है कि आपके एक्सिस क्या नजर आएंगे. तो अगर आप टॉप व्यू देखेंगे ऑब्वियसली जो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट फ्रेम है वो तो फिक्स्ड है, तो वो तो मूव नहीं होगा. तो जो एक्स नॉट है इट विल बी ऑन द राइट हैंड साइड एंड द वाई नॉट विल बी ऑन द जो ऊपर जा रहा होगा. ठीक है, जेड नॉट आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि वो आप इस पॉइंट से टूवर्ड्स योर सेल्फ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है वो. ठीक है, अच्छा, द लेंथ जो है वो सिंपल है. हम यहाँ पे d2, तो ऊपर से आपको d2 नजर आएगी बिल्कुल क्लियरली.
और जो सेकेंड लेंथ है इट मस्ट बी A2 प्लस D3। ठीक है, तो आप ये कंसिडर कर रहे हैं कि A2 जीरो नहीं है आपका, ये जो प्रिज्मेटिक जॉइंट है ये थोड़ा मूव करके आगे चला गया, तो अगर ये प्रिज्मेटिक जॉइंट जो मूव होगा तो ये जो डिफरेंस बिटवीन एंड इफेक्टर और ये जो जॉइंट है वो बढ़ जाएगा बाय एन अमाउंट A2। तो क्या हो जाएगा, टोटल मूवमेंट क्या होगी, इट मस्ट बी D3 प्लस A2। तो जो D3 है वो लेंथ है इस लिंक की जब कोई मूवमेंट नहीं हुई है, जब A2 इज जीरो, बट जब A2 मूव होगा तो द टोटल लेंथ विल बी D3 प्लस A2। तो वो हमने शो कर दिया। अच्छा, अब अगर आप इसमें डिफाइन करना चाहें कि आपने इस एंड इफेक्टर की पोजीशन जो है वो आइडेंटिफाई करनी है ऑब्वियसली, तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं यूँ लिख सकता हूँ, व्हाट इज़ दिस लेंथ, जो यहाँ अगर मैं यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा हूँ और मैं यहाँ एक्स नॉट पर ट्रैवल कर रहा हूँ, ऑब्वियसली ये जो आपका एंड इफेक्टर है यहाँ पे आपके पास 2 कोऑर्डिनेट फ्रेम होगा जो कि शो नहीं किया गया है, बट इट्स वेरी ऑब्वियस क्योंकि यहाँ पे आप नज़र आ रहा है कि आप जो एंड इफेक्टर है उसके साथ सेकंड कोऑर्डिनेट फ्रेम जो है वो अटैच्ड है, तो यहाँ पे भी सेकंड कोऑर्डिनेट फ्रेम यहाँ पे अटैच्ड होगा। तो अगर हम इसके कोऑर्डिनेट फ्रेम देखना चाह रहे हैं जीरो की टर्म्स में, तो दिस लेंथ मस्ट बी x2 ऑफ जीरो, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ जीरो देख रहे हैं हम ना, हम बेस्ट फ्रेम की रिस्पेक्ट से देख रहे हैं तो ऊपर जीरो आएगा, और किसको देख रहे हैं, एंड इफेक्टर को देख रहे हैं। तो दिस लेंथ इज x2 ऑफ जीरो, मतलब हम 2 कोऑर्डिनेट फ्रेम का x एक्सेस को देख रहे हैं, 2 कोऑर्डिनेट फ्रेम की पोजीशन देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ x नॉट, मतलब जीरो की रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। अच्छा, सिमिलरली ये जो लेंथ होगी, व्हाट इज दिस लेंथ, तो दिस लेंथ मस्ट बी y20। ठीक है, तो हम ये जो डिस्टेंस है ये आपका हम y नॉट की रिस्पेक्ट से देख रहे हैं कि ये एंड इफेक्टर कितना दूर है y की डायरेक्शन में, तो दिस विल बी 2 ऑफ, यानी कि 2 को देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जीरो अगेन। अच्छा, अब निकालना क्या था हमने, वी नीड टू फाइंड θ1 इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड वी नीड टू फाइंड A2 in terms of all these things। तो it's very easy now, you can easily apply the Pythagoras theorem actually। तो आप अगर Pythagoras theorem इस ट्रायंगल पे लगाएंगे तो obviously this square must be equal to this square, जो कि यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब मुझे निकालना क्या है, I need to remove A2, क्योंकि मुझे तो A2 की टर्म्स में इक्वेशन चाहिए, तो आराम से आप इस पर जो है वो A2 यहाँ से निकाल सकते हैं आप अंडर रूट वगैरह लगा के, तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा इट विल बी दिस थिंग। तो ये क्या आ गया, A2 आपको जो एक वेरिएबल था उसकी इक्वेशन निकाल लिया आपने सिंपली, जिसमें आपके पास दो जो हैं वो x और y, जो किस x और y जो है क्या है, ये एंड इफेक्टर की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू जीरो कोऑर्डिनेट फ्रेम, तो वो आ गए। एंड देन यू हैव 2 लेंथ्स, जो आपके पास D2 और D3 दोनों लेंथ्स आ गई हैं, तो इट्स अ परफेक्ट इनवर्स काइनेमेटिक इक्वेशन। सेकंड, वी नीड टू फाइंड θ1, हमें θ1 की इक्वेशन निकालनी है, तो आराम से आप टेंजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे आप टेंजेंट लगा सकते हैं। तो हम अगेन, क्योंकि हम टेंजेंट इन्वर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम ए टेंजेंट आर्क टेंजेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो हम किस तरह लिखेंगे, θ1 इज a tan 2 साइन एंगल एंड देन वी हैव अ कोसाइन एंगल। तो बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, ये tan इनवर्स ही है, tan इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ से आप आराम से θ1 भी निकाल सकते हैं। तो ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये कहलाएंगी आपकी इनवर्स काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस। तो इनवर्स पोजीशन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी ज्योमेट्री सॉल्व करनी पड़ती है, जो कि हमने यहाँ की है। इट्स वेरी सिंपल, तो इतना हमें मुश्किलात ना हुई। अगर आगे हम एग्जाम्पल नंबर 3 में ख़ासतौर पर जो है वो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं, एक और सवाल करते हैं। तो लेट्स ट्राई एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड इनवर्स काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ सिलेंड्रिकल मैनिपुलेटर। ये अगर आपको याद हो, सिलेंड्रिकल मैनिपुलेटर का जो फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स की इक्वेशन थी वो हमने पिछले चैप्टर में की थी। तो अब ट्राई करते हैं कि इनवर्स काइनेमेटिक्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। अच्छा, तो ये सिस्टम आपको गिवन है, यहाँ पे तमाम जो आपकी कोऑर्डिनेट फ्रेम्स है वो भी गिवन है। तो हम पहले यहाँ पे साइड व्यू बनाते हैं सिस्टम का। तो अगर आप साइड व्यू बनाएंगे तो जो आपको सिर्फ जो है रेक्टेंगल बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे ऑब्वियसली, और यहाँ पे आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपने कुछ ना कुछ वैल्यू देनी है θ1 की, D2 की, D3 की। तो इसका मतलब ये जो है मोटर रोटेट हुई हुई है थोड़ी सी, और जो D1 है वो तो फिक्स है। लेट्स सपोज ये जो यहाँ नहीं गिवन है यहाँ पे लेंथ, लेकिन ये दिस इज D1, जो पहली मोटर से जो सेकंड जो आपका प्रिज्मेटिक जॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है वो D1 है, तो ये हमने D1 शो कर दिया। और अज्यूम करते हैं कि
दिस जो प्रिज्मेटिक जॉइंट है ये मूव करेगी, इसने मूवमेंट की है कुछ, तो इसका मतलब जो ये अगली जो लेंथ होगी इट विल बी D2, क्योंकि एक्चुअल लेंथ तो आपस में कुछ भी नहीं है इन दोनों के। तो जब कोई भी चीज़ मूव नहीं हुई है तो ये दोनों मोटर्स जो हैं वो एक ही पॉइंट पे होंगी, इसीलिए यहाँ पे कोई जो लेंथ है, जब कोई मूवमेंट नहीं हुई तो वो कोई भी लेंथ नहीं है, ज़ीरो है मतलब। तो सिर्फ जो मूवमेंट होगी वो आपकी वेरिएबल के थ्रू ही होगी, तो पूरा वेरिएबल ही आ गया यहाँ पे अगर इसको मैं मूव करूँगा। तो D2 इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू जॉइंट्स जो दोनों प्रिज्मेटिक हैं। एंड द थर्ड वन अगेन देर इज़ नो डिस्टेंस बिटवीन, अगर ये जितना भी डिस्टेंस है ये D3 की वजह से ही हो रहा है, तो यहाँ पे जो फिक्स डिस्टेंस है दोनों में कुछ नहीं है, तो तीनों एक ही पॉइंट के ऊपर आएंगे बेसिकली। तो जब ये प्रिज्मेटिक जॉइंट मूव करेगा, मूवमेंट होगी इसमें, जब भी आपके पास यहाँ D3 आएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज D3। अच्छा, अब हमने यहाँ पे एक्सेस शो करना, तो ऑब्वियसली आप जब यहाँ से देख रहे होंगे तो आपको Y नोट नजर आएगा, आपको Z नोट नजर आएगा। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास सेकेंड मोटर के ऊपर आपको Y1 और Z1 नजर आएगा, एंड द थर्ड वन यू विल हैव Z2 एंड Y2, और फिर जॉइंट फैक्टर है वहाँ पे आप Z3 और Y3 को देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है, अगर हम यहाँ पे Y नोट और Z नोट को यूँ शो कर रहे हैं तो क्या ये D3 होगा, क्या ये हमेशा D3 यहाँ रहेगा? देखिए, तो समझने के लिए इस तरह समझें कि जब θ1 इज जीरो, जब when θ1 इज जीरो तो Y नोट और D3 हमेशा पैरेलल होंगे और आप इन दोनों को एक ही प्लेन के ऊपर शो कर सकते हैं। लेकिन हम तो ये डिसाइड कर चुके हैं कि हमने θ1 की कोई वेरिएबल की वैल्यू लेनी है, तो ये इसका मतलब ये जो मोटर है ये घूम चुकी है, देर इज सम एंगल, θ1 का कुछ एंगल है यहाँ पे। तो जब ये एंगल θ1 का होगा तो ये D3 आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो लेंथ है ये तो रोटेट कर गया होगा। तो ये जो लेंथ नजर आएगी आपको, जो प्रोजेक्शन नजर आएगी आपको, बेसिकली वो लेंथ जो होगी वो D3 से कम होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ एंगल होगा डिपेंडिंग कितना जो θ1 है वो रोटेट किया गया है। तो ये D3 आप Y नोट के साथ नहीं दिखा सकते इन साइड व्यू। ये जब भी वैलिड है, ये फिगर जब भी वैलिड है जब आपके पास एंगल θ0 हो। तो या तो आप यहाँ Y नोट शो करेंगे या फिर D3। तो अगर आप यहाँ Y नोट शो कर रहे हैं तो हम यहाँ D3 शो नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर आप यहाँ D3 शो करना चाह रहे हैं तो यहाँ Y नोट शो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो D3 है यहाँ उसको इस्तेमाल यहाँ नहीं कर सकते। अच्छा, अब लेट्स ट्राई कि हम यहाँ से कुछ चीज़ निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि Z नोट गिवन है, Y नोट तो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें लेंथ ही नहीं पता है क्या है, और वो लेंथ डिपेंड करती होगी थीटा के ऊपर। तो हम Z नोट से कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें Z नोट की जो पोजीशन है वो पता चल सकती है सेंटर फैक्टर की। तो अगर मैं ये लेंथ निकालना चाहूँ, दिस विल बी योर Z3 नोट, ठीक है। तो ये जो सिंपल सी आपके पास लेंथ है ये Z3 नोट है, यानी कि 3 को देख रहे हैं हम 0 की रिस्पेक्ट से। तो और अगर हम इसका फॉर्मूला बनाना चाहें, इट्स वेरी इजी, Z3 नोट इज नथिंग बट D1 प्लस D2। तो इसका मतलब ये हुआ कि Z3 नोट के Z एक्सिस में ये एंड फैक्टर कितना ऊपर होगा वो सिर्फ डिपेंड करता है आपके D1 के ऊपर, जो ये लेंथ है, जो फर्स्ट लेंथ, एंड द D2 की कितना मूव। और ऑब्वियसली बिल्कुल जाहिर सी बात है ये कि जो Z एक्सिस है वो सिर्फ इन दोनों की वजह से ही चेंज होगा, एक तो D1 और एक D2, जिसमें से D1 जो है आपका फिक्स्ड है, सिर्फ D2 पे ही जो है D2 पे ही Z का दारोमदार है। मतलब D2 अगर मूव होगा तो आपके पास ये लेंथ जो है वो चेंज होगी Z एक्सिस के अंदर। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन है इनवर्स काइनेमेटिक्स की। इसके अलावा यहाँ पे मजीद कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हम। वजह क्या है, क्योंकि Y नोट जो है वो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस गिवन ही नहीं है, तो Y नोट को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली X गिवन नहीं है, क्योंकि X जो है वो तो टूवर्ड्स अस है, मतलब हमारी तरफ स्क्रीन से बाहर आ रहा है, तो वो भी हम शो नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें दूसरा व्यू बनाना पड़ेगा। तो एक हम जो इनवर्स काइनेमेटिक की इक्वेशन थी वो निकाल चुके हैं, अभी हम दो जो है हमें निकालनी बाकी हैं। तो उसके लिए हम टॉप व्यू बनाएंगे, अगेन कुछ एंगल देंगे हम सिस्टम को। तो ये जो पहले जो आपको ऊपर से नजर आएगा वो ये तीनों सिस्टम एक ही जगह पे नजर आएंगे, ऑब्वियस सी बात है जब आप टॉप से देखेंगे। और ये जो लेंथ जो लिंक नजर आ रहा है ये आपको ये लिंक नजर आ रहा होगा, डिपेंडिंग है D3 कितना मूव हुआ है। तो नाउ दिस θ1 एक्सिस शो कर सकते हैं हम, आपको Y नोट नजर आ रहा होगा और आपको X नोट नजर आ रहा होगा, एंड यू कैन शो द एक्सिस एट एंड फैक्टर एज वेल, जिसमें Z3 आपका, क्योंकि जब ये मोटर रोटेट होगी तो उसके साथ ये तीनों कोऑर्डिनेट फ्रेम रोटेट होंगे। तो ये जो अगर कोऑर्डिनेट फ्रेम होगा ये बिल्कुल इसका जो Z होगा Z3 वो इस लिंक के साथ ही रोटेट होगा, तो उसके पैरेलल होगा ये, और X3 ऑब्वियसली आपका 90 डिग्री पे होगा Z3 से। तो ये दो एक्सिस शो कर दिया आपने। इसके बाद आप इसकी लेंथ शो कर सकते हैं D3,
कि जितना भी ये मूव होगा वेरिएबल है क्योंकि, तो वो आप यहाँ पे आराम से D3 शो कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा आप जो बाकी, अच्छा अगर आप अब यहाँ देखना चाहें हम, तो अब यू कैन डिफाइन एक्स नॉट, ठीक है, जो ये एक्स की पोजीशन है 3 की, मतलब x3 नॉट, वो आप यहाँ शो कर सकते हैं क्योंकि ये दिस इज एक्स, तो आप ये 3 में 3 की क्या मूवमेंट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स नॉट, वो आप ऑब्वियसली ये आपका वेक्टर कहलाएगा, और जो आपकी y3 नॉट है वो आप नीचे शो कर सकते हैं। अब अगर आप ये एक्सिस शो करना चाह रहे हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल द कोऑर्डिनेट फ्रेम 1 और कोऑर्डिनेट फ्रेम 2, तो वो भी आप यहाँ शो कर सकते हैं, और ऑब्वियसली वो इस मोटर के साथ रोटेट हुए होंगे, तो ये यू कैन सी कि ये जो दो कोऑर्डिनेट फ्रेम है आपको यूँ नज़र आएंगे। तो y1 और z2 जो होगा, विच इज़ दिस y1 एंड दिस z2, ये रोटेट कर जाएगा इस लिंक के साथ, और सिमिलरली जो है आपके x1 और x2 दोनों पैरेलली रहेंगे, वो भी रोटेट कर जाएंगे। तो ये जो आपके पास एक्सेस आ रहे हैं, ये इन दोनों का कम्बिनेशन है। इसको यहाँ शो करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि सिर्फ समझाना था तो यहाँ पे शो किया गया है। अच्छा, अब हमने निकालना क्या है यहाँ पे, वी नीड टू फाइंड, एक तो θ1 जो है वेरिएबल है वो हमारे पास है सिस्टम के अंदर, तो हमें θ1 की इक्वेशन चाहिए। सेकंड वेरिएबल जो हमारे पास इस सिस्टम में है वो D3 है, तो हमें D3 की इक्वेशन चाहिए। तो D3 की इक्वेशन निकालना तो वेरी इजी। अच्छा, पहले θ1 निकाल लेते हैं। तो θ1 इटसेल्फ वेरी इजी, सिर्फ आपको x03 पता है, आपको y03 पता है, तो आप उसमें आराम से टेंजेंट 2 लगा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आप D3 की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको ये x3 नॉट और y3 नॉट दोनों पता है, तो आप यहाँ पे इस ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा के आराम से D3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सिंपली D3 निकाल लें आप, इट्स वेरी इजी। तो ये जो अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, ये इनवर्स काइनेमेटिक्स की मजीद दो इक्वेशंस हैं। जो पहली इक्वेशन थी वो हमने लास्ट स्लाइड में निकाली थी, एंड देन वी हैव 2 more इक्वेशंस ऑन दिस स्लाइड। तो ये जो 3 इक्वेशंस हैं, ये इस सिस्टम का सोल्यूशन है इनवर्स काइनेमेटिक्स का। सो अभी तो हमने काफ़ी सिंपल सिस्टम्स किए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी ट्राई करेंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू सून।